वज़ीर आज़म ने रामकृष्ण मिशन की मुजव्वज़ा दौरे और स्वामी विवेकानंद चेन्नई तकरीब में शिरकत पर किया इजहार मसर्रत। ट्वीट करके मगरबी बंगाल दौरे के तईं जाहिर किया इश्तियाक। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में रियासत भर के लिए एडवांस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट विश्वास किया लॉन्च। गुजरात सरकार के इस प्रोजेक्ट का मकसद जदीद तकनीक के इस्तेमाल से कानूनी नज़्म व नस्क़ में लाना है बेहतरी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में महाराष्ट्र ने तमगों पर कब्जा बरकरार रखते हुए हासिल किए 27 मेडल, जिसमें शामिल हैं 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 कांसे के तमगे। नाज़रीन आदाब, इमरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ असलम बेग। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 4 तारीखी इमारतें तजदीद कारी के बाद कौम को वक्फ की। इन इमारतों में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बिल्डर्स हाउस, मेटाकाफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल हैं। मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त ने इन 4 इमारतों की जदीदकारी की है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में सक़ाफ़ती सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की ये कोशिश है कि भारत के सक़ाफ़ती विरसे को दुनिया के सामने नए रंग रूप में पेश करे, ताकि भारत दुनिया में सक़ाफ़ती मकामात की सियाहत का बड़ा मरकज़ बनकर उभर सके। और पर्यटन, ये 2 ऐसे विषय हैं जिनका हमारी हेरिटेज से और हमारे इमोशंस से, हमारी पहचान से सीधा कनेक्ट है। केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने नए रंग रूप में रखें, ताकि भारत दुनिया में हेरिटेज टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनकर के उभरे। हेरिटेज टूरिज्म का पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के पर्यटन उद्योग को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल होगा। इससे पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में रोजगार के अनेक अवसर भी बनेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय फ़न व सक़ाफ़त और विरसे को 21वीं सदी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ की कौमी मुहिम शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल सहित भारत की कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत बड़ा दिन है। भारत की कला, संस्कृति अपने हेरिटेज को 21वीं सदी के अनुसार संरक्षित करने और उनको रीइन्वेंट, रीब्रांड, रिनोवेट और रीहाउस करने का राष्ट्रव्यापी अभियान आज पश्चिम बंगाल की इस मिट्टी से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म ने एक फन पारे की भी रूनुमाई की। ये मुजस्समा रामकृष्ण परमहंस से मंसूब है। ये मुजस्समे के एस राधा कृष्ण ने तैयार किया है। यानी पुरुष स्वरूप है, जबकि मैया इसका नारी स्वरूप है। मुसई की जो हस्त मुद्रा है वो संत रामकृष्ण की भंगिमा के अनुरूप है। जब वे उपदेश देते थे तब इसी तरह की भाव भंगिमा और यही मुद्रा। वज़ीर आज़म ने हावड़ा ब्रिज के लाइट एंड साउंड शो का इफ्तिताह किया। उनके इस्तकबाल के लिए पुल को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया था। वज़ीर आज़म के अलावा इस तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के कोलकाता पहुंचने पर मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर और रियासत के शहरी तरक्यात और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमूर के वज़ीर फरियाद खान ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म के कोलकाता पहुंचने के बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुतअद्दिद उमूर पर तबादले ख्याल हुआ।
कोलकाता में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक वफ्द ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद मगरबी बंगाल बीजेपी रहनुमाओं के एक वफ्द ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मगरबी बंगाल के अपने दौरे को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं आज और कल मगरबी बंगाल में होने के लिए पुरजोश हूँ। मुझे रामकृष्ण मिशन में वक्त गुजारने की खुशी हो रही है, और वो भी तब जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। इस जगह में कुछ खास बातें हैं। वजीर आजम ने एक दूसरे ट्वीट में कहा है कि फिर भी एक खालीपन है। जिस शख्स ने मुझे जन सेवा ही प्रभु सेवा का अजीम फलसफा दिया, वो काबिल एहतराम स्वामी आत्मा अस्थानंद जी वहाँ नहीं होंगे। आर्मी डे के मौके पर फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक पार्लिमानी करारदाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर फौज को हुक्म मिलता है तो वो मुनासिब कार्रवाई करेगी। बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो, और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारतीय फौज की वफादारी और ईमानदारी मुल्क के आइन के लिए है, जो हमें किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए हमारी रहनुमाई करता है। उन्होंने कहा कि फौज को मरबूत कार्रवाइयों के लिए इसी के मुताबिक तरबियत देनी होगी और आइंदा की जंगों के लिए तरबियत हासिल करना होगी। If we want joint structures to work, we'll have to train accordingly for integrated operations, for joint operations, and we will have to train for future wars which are going to be network centric. We will make sure that our men get the best, and we will look into all their aspirational needs. पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर फौज के दोबारा तवाज़ुन की ज़रूरत पर फौजी सरबराह ने कहा कि शिमाली सरहद पर चैलेंजों से निपटने के लिए हम सलाहियत के कई तामीराती प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, और हम सभी तरह के चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। As far as the China border is concerned, we have to balance out our requirements and our deployment to cater from threats from both the west and the north. For dealing with our northern frontiers, we are going in for a lot of capacity building, and as a result of this rebalancing, we are now prepared for this challenge also. नए फौजी सरबराह ने सियाचिन के मसले पर कहा कि सियाचिन हमारे लिए बहुत अहम है, जहां एक ग्रुप मगरबी और शिमाली सरहदों की देखभाल कर रहा है, और ये वो जगह है जहां से खतरा हो सकता है। Siachen is very important to us. In fact, that is one area where one formation is looking after both the western and the northern front, and that is what makes it so strategically important. We must not lose sight that is from where the collusivity can happen. फौजी सरबराह ने कहा कि जब सरहद पर तैनात होते हैं तो खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तश्कील और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का क़याम भारतीय फ़ौज के दरमियान हम आहंगी के लिए एक बड़ा कदम है। When we are deployed on the borders,
safeguarding the sovereignty and territorial integrity. It is to secure for our people these core values. The formation of the CDS and the creation of a Department of Military Affairs is a very big step towards integration. And we on our part will make sure that this is a success. फौजी सरबराह ने फौज में भर्ती के बारे में बात करते हुए कहा कि एंटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी हमारा बुनियादी फार्मूला है और हमने फौज में अफसरान के इंतखाब के मयार को कम नहीं किया है. Quality and not quantity will be our mantra. In whatever we do, whether it is selection of personnel, whether it is acquisition of new equipment, we will focus on quality so that we get the bang for the buck. So that in a nutshell, ladies and gentlemen, is my vision of where we should be in the years to come. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में विश्वास और साइबर आश्वस्त प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद कानूनी नज़्म व नस्क़ के इंतज़ाम और इंसराम में बेहतरी लाना है. गुजरात सरकार की वजारत दाखिला की ये एक पहल है जिससे वीडियो तज्ज़िये के ज़रिए जराइम की तहक़ीक़ को जदीद बनाना है. साइबर आश्वस्त एक हेल्पलाइन है जो साइबर जराइम के मुतासिर लोगों को इंसाफ देने में मदद करेगी. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को स्वामी विवेकानंद की तालीमात को समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करना चाहिए. शिक्षा की शक्ति को उसका उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता, सारा ज्ञान का कोई मतलब नहीं है. उद्देश्य के बिना का ज्ञान हमें शायद भटका सकता है, सच्चे मार्ग पर नहीं ले जा सकता. कल 12 जनवरी है. विवेकानंद को जरूर जानिए, इनके विचारों को जरूर पहचानिए और अपने जीवन में वो विचारों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए. ढेर सारी आपके जीवन की समस्याओं का समाधान वहीं से आपको मिल जाएगा. वज़ीर आज़म मोदी के अफकार के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि नए भारत की बुनियाद हमारे नौजवान हैं जो हर मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं. नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में विश्वास के साथ कहते हैं कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे. वो विश्वास उनका स्वयं पर नहीं है, वो विश्वास आप जैसे देश के युवाओं पर है, आपके ऊपर है. और वही विश्वास के आधार पर दुनिया के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं वो निश्चिंत होकर बोलते हैं दुनिया की सारी चुनौतियों का समाधान मेरे देश के पास है. 2022 के बाद जो नया भारत बनेगा, नया भारत की कल्पना को हम चरितार्थ करेंगे. मेरा युवा विश्व भर की समस्याओं का समाधान लेकर विश्व को आगे का रास्ता दिखाने के लिए खड़ा होगा. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने तलबा के साथ मीटिंग की. जेएनयू के वीसी ने कहा कि कुछ तलबा ने इस हद तक तशद्दुद मचाया कि कुछ तलबा को हॉस्टल तक छोड़ना पड़ा. गुज़श्ता कुछ रोज़ से हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और कोशिश है कि बेकसूर तलबा को चोट न पहुँचे. We met a group of students and इनको हम समझाया और एक्सप्लेन किया क्या क्या स्टेप्स यूनिवर्सिटी ले रहे हैं टू मेक श्योर दैट देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स. वी आर नाउ अपीलिंग थ्रू द स्टूडेंट्स to write to them, and we are also sending emails so that they come back and join in the winter registration process. JNU administration इतना flexible रहने के बाद भी agitating students, activist students इतना rigid रहना और university activities को रोकना ये ठीक नहीं है. तलबा के साथ मीटिंग के बाद जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा कि यूनिवर्सिटी में 13 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी.
उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेंट के लिए तारीख को बढ़ाया जा सकता है। जेएनयू प्रशासन पूरी कोशिश में है कि विश्वविद्यालय में नॉर्मल स्थिति बहाल की जाए और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जल्द से जल्द शुरू की जा सके। हमारे साथ इस वक्त हैं जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, कल एमएचआरडी सेक्रेटरी के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई, तो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नया फार्मूला आप लोगों ने तय किया? एमएचआरडी सेक्रेटरी को बताया क्या क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आज स्टूडेंट्स ग्रुप्स को हम बुलाया एडमिन बिल्डिंग को और इनसे बात किया कि एडमिशन प्रोसेस और विंटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा चल रहे हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम क्या मेजर्स लिए। स्कूल्स में जो विंटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहे हैं उधर कोई दिक्कत है तो हम कैसा हेल्प कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को अपील किया कि प्लीज़ इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स आल्सो, द कैंपस इज़ सेफ एंड सिक्योर नाउ, दे शुड कम बैक। कितने स्टूडेंट्स ने अब तक विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया? क्या इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा? बहुत लोग विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्टर कर रहा है और 12 तारीख तक हम पहले एक्सटेंशन दिया और इसके बाद भी जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं घर से, इनको चाहिए तो हम दोबारा हम रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड करने के लिए हम तैयार हैं। एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने भी बनाया, जेएनयू ने बनाया है, तो क्या वो कब तक अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? इंटरनल कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या क्या कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर जैसा वो 5 जनवरी को वायलेंट इंसिडेंट्स हुआ इसको हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कितना उसको माना गया है अभी तक? जो स्टूडेंट मांग रहे थे जो यूटिलिटी एंड सर्विस चार्ज को लेकर या हॉस्टल फीस रोल बैक करने को लेकर, तो कितनी उनकी डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मानी गई है? जब एमएचआरडी से डिस्कशन हुआ उस समय हम एग्री किया कि यूटिलिटी एंड सर्विस चार्जेस हम होल्ड में रखेंगे और ये एक्सपेंडिचर यूजीसी मीट करेंगे। अब तो स्टूडेंट्स को सिर्फ 300 रुपये पर महीना रूम रेंट पेमेंट करना है और जो हॉस्टल मैनुअल में जो कंसेशन देना है वो भी हम दे दिया। इसलिए मैं एजुकेटिंग स्टूडेंट्स को अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट बी सो रिजिड। तो ये थे विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार, जिनका कहना है कि 13 जनवरी से यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो अपना आंदोलन खत्म करें और जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो क्लासेस ज्वाइन करें। कैमरा पर्सन गोपाल दास के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जेएनयू में गुज़श्ता कई दिनों से जारी तातुल से तलबा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस जल्द अज जल्द शुरू हो जाएं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले करीब 3 महीने से जारी गतिरोध के बीच कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से प्रारंभ हो ताकि वो पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। हमारे साथ कुछ ऐसे ही छात्र हैं जिनसे बात करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे अभी जो माहौल है विश्वविद्यालय में उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे क्लासेस बंद हैं और हम लोग कॉमन स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। इसके चक्कर में हम लोग लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए क्लासेस रेगुलर होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि वापस से क्लासेस नॉर्मल हो जाए और सारा कुछ क्लास कैंपस में नॉर्मल हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ते हैं तो हम लोग कॉमन स्टूडेंट्स बीच में पिसते हैं, तो ये सब खत्म होना चाहिए और हमारी क्लासेस वापस से शुरू होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता है कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल हैं। अगर रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी वो डेट्स जो है फ्लेक्सिबल हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इवन एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन तो ऑन टाइम हो रहे थे, जो यहाँ पे आकर नहीं कर रहे थे उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी दिया गया और उसके बाद में कुछ लोगों ने जाकर सर्वर रूम में जो भी किया है, मतलब उनका इससे समझा जा सकता है कि वो क्या चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो, किसी तरह से बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए। इससे दिक्कतें तो थी, पर ये कुछ बहुत ज़्यादा 200-300 लोग हैं जिनकी वजह से पूरा यूनिवर्सिटी बदनाम हो रहा है। ये कैंपस पढ़ाई के लिए बना है और हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ सालों से या निरंतर इस कैंपस की रैंकिंग है वो A++ ग्रेडिंग रहती है। तो उसको बरकरार रखने में सभी स्टूडेंट का हाथ होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी स्टूडेंट यूनियन का, उनका हाथ नहीं होता है। तो नॉर्मल स्टूडेंट है वो पढ़ाई बरकरार रखें और सबको समझाएं कि हम सब मिलके इस कैंपस को सेव करेंगे और सब मिलके पढ़ाई को आगे ले जाएंगे। मैं 8 साल के बच्चे की माँ भी हूँ। मेरे को लास्ट ईयर का थीसिस सबमिशन भी करना और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट हमें एवरीडे लैब आना होता है, काम करना होता है, सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर कैंपस इस तरह से मतलब कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरा तो अगर 3 दिन भी काम रुकता है तो 3 दिन मुझे कितना सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करके सुबह मॉर्निंग 8 to 8 काम करती हूँ। उसमें ये सब प्रॉब्लम
मतलब उसके लिए जगह ही नहीं है ना इन सब पॉलिटिकल एजेंट के। तो आपने जेएनयू के छात्रों को सुना जिनका कहना है कि पिछले 3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, जो विवाद चल रहा है और जो गतिरोध है विश्वविद्यालय के अंदर, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू की जाएँ। कैमरा पर्सन गोपाल दास के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में ABVP के तलबा ने रैली निकाली। रैली में JNU तशद्दुद के शिकार कई तलबा भी शामिल हुए और अपना एहतजाज दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ के शीश मई साहू एक ऐसे तालिब इल्म हैं जो JNU तशद्दुद में जख्मी हो गए। तलबा के रद्द-ए-अमल और रैली का जायजा लिया हमारे नुमाइंदा राजेश राज ने। दिल्ली विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की एक रैली निकाली है जो उनके समर्थन में चल रही है। छात्रों का हुजूम आप देख सकते हैं हमारे पीछे। इसमें वो छात्र भी शामिल है जिनकी JNU में पिटाई हुई है, जिनका आरोप है कि JNU में बहुत सारे जो ABVP के छात्र हैं उनको पीटा गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। ऐसे छात्र भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और छात्रों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि JNU में जिस तरीके की गतिविधियां लगातार हो रही हैं या कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रवृत्ति है। JNU में हुई हिंसा में एक छात्र घायल हुए हैं, शेषमणि साहू, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कैंपस में नॉर्मलसी रिस्टोर हो, कैंपस में जो अकादमिक गतिविधियां जो चलती है वो फिर से रिस्टोर हो। और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम CA के समर्थन में अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं उन्होंने अपना संबोधन भी किया और लोकतंत्र खतरे में है इस बात को लेकर अपने कार्यकर्ता, अपने छात्रों को वो नसीहत भी देते रहे, ये बताते भी रहे कि लोकतंत्र को बचाना है तो जो हिंसा हो रही है उस हिंसा पर लगाम लगाना होगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। आज दिल्ली बीजेपी इंतखाबी कमेटी की पहली मीटिंग हुई जिसकी सदारत दिल्ली के बीजेपी इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस मीटिंग में मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, हरदीप पुरी और बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी एक जमहूरी पार्टी है और इसमें कारकुनान की राय से ही फैसले किए जाते हैं। हर विधानसभा में प्रमुख 50 कार्यकर्ता, यानी 70 विधानसभा में 3,500 कार्यकर्ताओं की अपने अपने विधानसभा के बारे में उनकी पसंदगी क्या है, किसको लड़ाने से बीजेपी जीतेगा, यह सवाल हमने पूछा। हर एक को सुना, हर एक ने अपनी ओपिनियन लिख के भी हमने एक बॉक्स किया था उसमें डाला। अब वो सब जमा होने के बाद उसकी प्रक्रिया पूरी हुई, हमारी सिफारिश से यहां से केंद्रीय पार्टी के सामने जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी उसमें रहते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं और प्रमुख 15 नेता उसमें है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के भी प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे। ईरान ने यूक्रेन के तैयारे को गलती से मार गिराने की बात कबूल करते हुए इसे इंसानी भूल करार दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने फौज के हवाले से ये खबर दी है। तेहरान में यूक्रेन का एक मुसाफिर बरदार तैयारा बुध को हादसे का शिकार हो गया था। यूक्रेन के इस मुसाफिर बरदार तैयारे के हादसे का शिकार होने के नतीजे में 176 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी वजीर खारजा ने इसे इंसानी भूल करार देते हुए ट्वीट करके कहा है कि एक अफसोसनाक दिन, मुसल्लह अफवाज की दाखिली जांच का इब्तदाई नतीजा, बहरान के वक्त अमरीकी इन्हिराफ के सबब इंसानी भूल से ये तबाही हुई। हमें सख्त अफसोस है। हमारे लोगों, सभी मुतासिरीन के कुनबों और दीगर मुतासिरा मुल्कों के लोगों के तईं हमारी ताज़ियत और माजरत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन में आज से एथलेटिक्स मुकाबले शुरू हो गए हैं। खेलो इंडिया गेम्स में पिछली बार सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले महाराष्ट्र ने इस बार भी शानदार शुरुआत की है और 27 मेडल हासिल किए, जिसमें 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 12 कांसे के तमगों के साथ मेडल पाने वालों की फहरिस्त में महाराष्ट्र पहले मकाम पर है।
उसे सोने और चांदी के तमाम मेडल जिम्नास्टिक में मिले हैं। सोने के 4 तमगों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे मकाम पर है। मध्य प्रदेश में 2 गोल्ड समेत 7 मेडल जीते हैं। गुजरात को 1 गोल्ड मेडल मिला है। गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग दिया जा रहा है। कई इलेक्ट्रिक बसों को मुख्तलिफ जगहों पर चार्जिंग स्टेशनों के साथ तैनात किया गया है। इसके जरिए गो ग्रीन मुहिम को तक़वियत बख्शी जा रही है। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। खेलो इंडिया न सिर्फ हमारे मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है, बल्कि इसके जरिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक पहल की गई है। इसी के मद्देनजर खेलो इंडिया में गो ग्रीन मुहिम पर तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए मुंतज़मीन ने इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया है जो आलूदगी से पाक खिदमात फराहम करेंगी। ये बसें शहर में हर जगह तैनात की गई हैं, जिनका काम खिलाड़ियों, खेलो इंडिया के डिग्नेटरीज और इनसे वाबस्ता तमाम अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करना है। हम लोग 15 इलेक्ट्रिक बस हमने ट्रांसपोर्ट सेल में यहाँ पे लगाई है और वो भी एक आप कह सकते हैं गो ग्रीन इनिशिएटिव का एक पार्ट है। और जैसे जैसे और हम लोग आगे और गेम्स करेंगे तो एक शुरुआत है, आगे हो सकता है कुछ सालों बाद हम गेम करें जिसमें हम लोग सारी इलेक्ट्रिकल बस यूज करें। ये इलेक्ट्रिक बस है, ये आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन करता है। इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। अभी खेलो इंडिया में ये आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट ने दिया है। इन कोशिशों का मकसद वाज़ेह है और वो है ज्यादा से ज्यादा शहर इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करें, जिससे मुल्क में 64% तवानाई को बचाया जा सके और साथ ही आलूदगी की सतह को भी बहुत हद तक कम किया जा सके। अगर तमाम रियासतें इसी तरह की बस को खरीदें तो इससे माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में यकीनी तौर पर मदद मिलेगी, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है वो यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की रही है। ये इलेक्ट्रिक बस है, विदाउट पोल्यूशन ये बस ऑपरेट होगी और इस खेलों की यही खासियत है कि यहाँ हर एक चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाया जाए, किस तरह से इसकी सुंदरता को बचाया जाए। और गुवाहाटी के नेचर में जो सुंदरता है, जो सफाई है, वो इसी का जीता जागता एक नमूना है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी तरह इन खेलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गुवाहाटी। नाज़रीन, खबरनामा इमरोज़ में अब इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।